कहानी की शुरुआत एक एंटरप्रेन्योर से होती है जो अपने जीवन का सबसे बड़ा बिजनेस डील करने जा रहा होता है, लेकिन शुरुआत से पहले ही बिना किसी चेतावनी के वह अचानक बेहोश हो जाता है। बाद में पता चलता है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि एक एक करके कई लोग बेहोश होने लगे हैं, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद फिल्म का ध्यान जियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर जॉश पर केंद्रित हो जाता है, जो अपने छात्रों को सिखा रहे होते हैं कि जब साउंड वेव्स ठोस पत्थरों से गुजरती हैं तो उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, जिससे हम पृथ्वी की संरचना को समझ सकते हैं। तभी कुछ सरकारी अधिकारी बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उन्हें और उनके सहयोगी डॉक्टर सर्ज को, जो न्यूक्लियर वेपन्स में विशेषज्ञ होते हैं, एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। किसी गोदाम में इतनी सारी लाशें देखने के बाद और आर्मी जनरल से यह जानकारी मिलने पर कि इन सभी की मौत एक ही समय और अचानक हुई थी, जनरल उनकी मदद चाहते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं यह वेपन अटैक तो नहीं है। जॉश, जो जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तुरंत पता लगा लेते हैं कि सभी की मौत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP के कारण हुई है, क्योंकि सभी के शरीर में पेसमेकर ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन इसके पीछे कोई हथियार नहीं हो सकता, क्योंकि इतना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा करने के लिए इंसान के पास इतनी ऊर्जा नहीं हो सकती। जनरल को बस इतना ही जानना था, इसलिए वे उन्हें डिसमिस कर देते हैं। हालांकि जॉश उन्हें इस मामले की तह तक पहुंचने का सुझाव देते हैं, लेकिन जनरल उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। जॉश का चिंतित होना सही साबित होता है, क्योंकि इस घटना के बाद लाखों पक्षियों के हमले की घटनाएं विभिन्न देशों में होने लगती हैं। जॉश इस घटना को पिछली घटना से जोड़ने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि पक्षी माइग्रेट करने के लिए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं। इसे साधारण शब्दों में समझाया जाए तो पक्षियों के मस्तिष्क में हल्की मात्रा में आयन होते हैं, जिनकी मदद से वे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे फोन में कंपास काम करता है। यह घटना अंतरिक्ष यान एंडेवर के साथ भी घटती है, जब वह री एंट्री के लिए पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है। इसी कारण से यान एक शहर पर सीधा क्रैश करने वाला होता है, लेकिन होशियारी से किसी तरह आपातकालीन लैंडिंग करके उसे नदी पर उतार लिया जाता है, जिससे सभी को एक भयावह दुर्घटना से बचा लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जॉश जब हाल की अजीब घटनाओं जैसे पक्षियों के प्रवास और किसी भी विमान दुर्घटना का अध्ययन करता है, तो वह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को 3D में देखता है, मॉडल में प्रिंट करके एनालाइज करता है। तभी उसे इंसान के इतिहास में सबसे भयानक सपना उसकी आंखों के सामने घटित होता है। वह तुरंत प्रसिद्ध डॉक्टर कॉनराड जिम्स्की के साथ अपनी खोज साझा करता है। जिम्स्की जब जॉश के जाने के बाद कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लॉकर से निकालते हैं, तब रात को रंग बिरंगी फ्लेयर, आसमान में चमकती रोशनी नजर आने लगती है। सभी इस बात से बेखबर होते हैं कि यह आने वाली आपदा का संकेत है। इस बीच जिम्स की समस्या की गंभीरता को समझने के लिए तुरंत उच्च सरकारी अधिकारियों के साथ एक टॉप सीक्रेट मीटिंग सेटअप करते हैं, जिसमें जॉश नेतृत्व करता है। जॉश अपनी खोजों के आधार पर इस मामले का कारण समझाता है। पृथ्वी का इनर कोर ट्रिलियंस और ट्रिलियंस टन आयन से घिरा हुआ है, जिसे लिक्विड आउटर कोर चारों ओर से घेरता है। यह लिक्विड लगातार एक दिशा में घूमता रहता है, और यही वह स्पिनिंग लिक्विड आउटर कोर है जिसके कारण पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। लेकिन अब यह लिक्विड घूमना बंद कर चुका है। इसके कारण कुछ महीनों के अंदर पहले तो आसमान से विमान गिरने लगेंगे, फिर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रभावित होंगे, और अंत में शहर मूसलाधार तूफान की चपेट में आ जाएगा। अंत में पृथ्वी कुछ इस तरह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में कोई सुराग नहीं है। वहीं इसे ठीक करना नामुमकिन है, क्योंकि इंसान अब तक पृथ्वी के केवल 11 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जबकि कोर मंगल ग्रह के बराबर 3000 किलोमीटर नीचे और 1500 किलोमीटर की मोटाई के नीचे दबा है, जिसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। जाहिर तौर पर जॉश ऐसा डिवाइस बनाने में सफल रहा है जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से किसी भी वस्तु को धूल में बदल सकता है। यही वह टेक्नोलॉजी है जो मेडिकल ऑपरेशंस में किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसने यूनोटेनियम नाम का एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट भी डिस्कवर किया है जो किसी भी प्रकार के प्रेशर और हीट को सहन कर सकता है। इस एलिमेंट की खासियत यह है कि जितना ज्यादा प्रेशर और हीट इस पर पड़ेगा, यह उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। इस एलिमेंट से शिप बनाना परफेक्ट होगा, जो पृथ्वी के विशाल प्रेशर और कोर के हीट को सहन कर सके। अब इस समस्या का बेहतर कोई और हल नहीं है, और उनके पास समय की भी कमी है। इसलिए सरकार उसे हर तरह की फाइनेंस, रिसोर्सेज और मैन पावर प्रोवाइड करती है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एपोक्लिप्स की खबर किसी को भी पता चले। इसलिए फिन्स का काम इंटरनेट पर मौजूद इससे संबंधित किसी भी पोस्ट को डिटेक्ट करके डिलीट करना है। कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद वे एक पावरफुल शिप, जिसका नाम वर्जिल रखा गया है, तैयार करने में सफल हो जाते हैं, जिसमें पृथ्वी के सेंटर में पहुंचने की क्षमता है। इसमें न्यूक्लियर पावर के साथ साथ वही अल्ट्रासोनिक डिवाइस माउंट किया जाता है, जिसकी मदद से वर्जिल पृथ्वी को फाड़ते हुए आगे बढ़ेगा। जॉश एक सोनार डिवाइस विकसित करता है जो उन्हें चट्टानों के जरिए नेविगेट करने में मदद करेगा, ठीक जैसे अस्पताल में कैट स्कैन काम करता है, क्योंकि वे चट्टानों के भीतर नहीं देख सकते हैं। पूरा शिप 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, ताकि यदि किसी हिस्से में कुछ गड़बड़ होती है तो उसे इजेक्ट किया जा सके। प्लान के मुताबिक वर्जिल हजारों मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड कोर
में ड्रॉप करेगा, जिसके एक्सप्लोजन से होपफुली कोर रोटेट करने लगेगा। यह कुछ सीपीआर तकनीक की तरह है, जहां पृथ्वी को एक पेशेंट की तरह जोर का झटका दिया जाएगा होश में लाने के लिए। लेकिन उसी दौरान जिम्स्की और जनरल प्राइवेटली किसी टॉप सीक्रेट डेस्टिनी प्रोजेक्ट पर बहस करने लगते हैं। इससे पहले कि ऑडियंस को कुछ समझ में आए, उन्हें एक और झटका लगता है, क्योंकि पृथ्वी का विनाश होना रूप लेने लगता है। कुछ देश भयंकर बिजली के प्रकोप में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वे अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में और समय नहीं लगा सकते हैं और तुरंत मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब वर्जिल शिप के डाइव करते ही उन्हें एक अद्भुत अनुभव होता है, जहां कई व्हेल्स उनकी इर्द गिर्द सिंक करने लगती हैं, क्योंकि उनका सोनार उनके लिए ये एक म्यूजिक की तरह काम करता है। धरती के कोर में एंटर करने के लिए जिम्स्की ने धरती का सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच चुना, क्योंकि यहाँ की परत सबसे पतली है। पर इसमें एक कैच ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस होते हैं। सतह तक पहुंचते ही उनका शिप भूकंप के कारण जनरेटेड बवंडर में फंस जाता है, क्योंकि वर्जिल यूरोटेनियम एलिमेंट से बना है। उसे विशाल प्रेशर और हीट की जरूरत होती है मजबूती बनाए रखने के लिए, जो उसे समुद्र के इमेंस प्रेशर से भी नहीं मिलती है। इसलिए बवंडर की फोर्स में वह टूटने लगता है। लेकिन एक्सपीरियंस आइवर्सन के कौशल से वर्जिल को स्टीयर करते हुए एक मौके पर लेजर्स को फायर करते ही वह धरती के क्रस्ट में घुस जाता है। क्रस्ट की लेयर पत्थर से बनी 5 किलोमीटर लंबी वर्जिल शिप उसे चीरते हुए सोनार व्यू की मदद से आगे बढ़ता है। कुछ मिनटों बाद वे धरती के मेंटल लेयर में एंटर कर जाते हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर थिक सेमी सॉलिड लेयर होती है। पर 12 घंटे की जर्नी के बाद उन्हें सोनार पर कुछ अजीब डार्क स्पॉट नजर आते हैं। जॉश रियलाइज करता है कि सोनार पर ब्लैक स्पॉट का मतलब यही है कि वो एरिया पूरा खोखला है। वर्जिल को डिजाइन नहीं किया गया है खोखले एरिया में ग्लाइड या फ्लाई करने के लिए। वर्जिल विशाल होने के कारण उन्हें इनफ टाइम भी नहीं मिलता उससे बचने के लिए, और देखते ही देखते वर्जिल शिप किसी अनजाने जायंट क्रिस्टल की दुनिया में क्रैश हो जाता है। सभी बच जाते हैं, पर एक जायंट क्रिस्टल उनके लेजर में जैम हो जाता है। अब उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय शिप के इम्पेलर हिस्से से निकलकर मुसीबत को हटाने का। पर इम्पेलर एक संवेदनशील हिस्सा है, इसलिए मजबूरी में वर्जिल को अंदर से कूल रखने वाला थोड़ा नाइट्रोजन का प्रयोग करना पड़ता है। इम्पेलर को पहले कूल करने के लिए अब बाहर कदम रखने के बाद उन्हें समझ आता है कि वे कोबाल्ट से बने कुकून में हैं, जिस पर ट्रॉमंड्स प्रेशर पड़ने के कारण ये जियोड क्रिस्टल्स की दुनिया बनी है। ये धरती पर भी आइमेंस प्रेशर के कारण वॉल्केनो के करीब पाए जाते हैं, पर उनके पास इस अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करने का समय नहीं है, क्योंकि जिस छेद से वो आए थे अब वहां से मोल्टन लावा घुसने लगता है और सारे क्रिस्टल्स ढहने लगते हैं। वे किसी तरह क्रिस्टल्स को हटाने में सफल हो जाते हैं, पर एक क्रिस्टल आकर वेसन को लगती है, जिससे वह सीधे खौलते लावा में गिर पड़ता है। उनके पास शोक मनाने का समय नहीं है, इसलिए तुरंत इंजन चालू करके लावा के बीच से आगे बढ़ते हैं। अब 2 दिन बीत जाते हैं और वे आउटर कोर के करीब पहुंचने ही वाले होते हैं, इसलिए कुछ मेंबर्स आखिरी में रखे न्यूक्लियर डिवाइस को रेडी करने बढ़ते हैं। पर तभी उनका सामना एक आइलैंड के आकार के डायमंड से होता है। वे किसी तरह वेसल को बचाते हुए निकल जाते हैं, पर अंत में एक विशाल डायमंड लॉस्ट के कंपार्टमेंट से टकरा जाता है, जिससे सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है डैमेज कंपार्टमेंट को इजेक्ट करने के लिए। इससे पहले कि और नुकसान पहुंचे, दोनों तुरंत भागते हैं, पर सर्च को एहसास होता है कि न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट पीछे छूट गई है, जिसके बिना यह मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए वह मौके पर जोश को कंट्रोल यूनिट फेंक कर खुद को धरती के लिए बलिदान कर देता है, जिससे उसका कंपार्टमेंट इजेक्ट होकर कोर के इमेंस प्रेशर में चपेट में आकर नष्ट हो जाता है। सर्च जॉश का करीबी दोस्त था, इसलिए वह बुरी तरह टूट जाता है, पर धरती को बचाने के लिए उन्हें सब भूलकर आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ समय बाद वे फाइनली कोर के आउटर लेयर में एंटर करते हैं, जो 6000 सेल्सियस तापमान पर पिघले हुए आयरन और निकल एलिमेंट से खौल रहा होता है। अब वे एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी करते हैं कि यहाँ की डेंसिटी उनके अनुमान से ज्यादा पतली है। इसका मतलब है कि जितना एक्सप्लोसिव्स उन्होंने कैरी किया था वह काफी नहीं है। उन्हें अब डेटर्न लौट कर प्लान बी एग्जीक्यूट करना चाहिए। यह सुनते ही बाकी सभी हैरान हो जाते हैं कि प्लान बी क्या है। तब जनरल उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और दोनों के बीच प्रोजेक्ट डेस्टिनी का राज रिवील करते हैं। दरअसल यूएस मिलिट्री को पता चल गया था कि उनके दुश्मन ने ऐसा वेपन तैयार किया है जो कहीं भी भूकंप पैदा कर सकता है। इसके काउंटर अटैक के लिए उन्होंने जिम्स्की की लीडरशिप में और भी पावरफुल वेपन बनाया, जो हाई पावर एम वेव्स धरती के फॉल्ट लाइन में फायर करता है। अब हमें समझ आता है कि उस समय जनरल को सिर्फ इस बात की चिंता क्यों थी कि कहीं यह दुश्मन का अटैक तो नहीं। जॉश भी यह फिगर आउट कर लेता है कि धरती का कोर अचानक से क्यों रुक गया, क्योंकि यह डेस्टिनी की टेस्टिंग के कारण ही हुआ था। यूएस मिलिट्री खुद धरती की तबाही की जिम्मेदार है। सिम्स यह सुझाव देता है कि रिटर्न लौटने पर वे एक और बार डेस्टिनी को फायर कर सकते हैं, कोर को किक स्टार्ट करने के लिए, जैसे कभी कभी मरीज को होश में लाने के लिए सीपीआर का झटका दिया जाता है। लेकिन जॉश इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होता, क्योंकि इससे धरती पूरी तरह से नष्ट हो सकती है और जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगेंगे। वहीं उनके पास रिटर्न लौटने का समय भी नहीं है, इसलिए उन्हें प्लान सी डिवाइस करना होगा इससे पहले कि जनरल भी सहमत हो। अब इस जोन में छेद बनने लगता है और सूरज की तेज डायरेक्ट किरणें समुद्र को खौलाने लगती हैं। विशाल बर्फ भी पिघलकर टूट जाता है। ये खबर मिलने पर जनरल और रुककर रिस्क नहीं ले सकते हैं। वहीं चूंकि जॉश और उसकी टीम रिटर्न लौटने से रही
रही, वे फिर भी डेस्टिनी को फायर करने का आदेश देते हैं, फिर चाहे उससे जनरेटेड पावरफुल शॉक में उनकी जान क्यों न चली जाए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। अब उनके पास और भी लिमिटेड समय बचा है, इसलिए जॉर्ज सबसे पहले हैकर फिंच को सीक्रेटली संपर्क करता है और जनरल को रोकने की विनती करता है। अब फिंच अपने हाथों के मैजिक में लग जाता है। वह यूएस के सारे डेटाबेस को हैक करके प्रोजेक्ट डेस्टिनी के कंट्रोल सिस्टम को सर्च करने लगता है। वहीं इस दौरान जॉश और ब्रैस समस्या का हल निकालने में जुट जाते हैं, पर अंत में जिम्स की ही हल निकालता है कि एक बिग बैंग एक्सप्लोजन के बजाय वे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को स्प्लिट करके उन्हें एक पैटर्न में कर सकते हैं, जिससे रिपल इफेक्ट पैदा हो और एक बड़ी वेव फॉर्म जनरेट हो सके जो अर्थ को किक स्टार्ट कर सके। यह ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र में एक विशाल लहर की जगह छोटी छोटी लहरों के टकराने पर और भी विशाल लहर बनती है, पर इसे अचीव करने के लिए उन्हें न्यूक्लियर वॉरहेड्स को पार्ट्स में बांटकर हर कंपार्टमेंट में रखना होगा और सारे कंपार्टमेंट्स को इजेक्ट करना होगा। मुसीबत यह है कि कंपार्टमेंट्स को मैन्युअली इजेक्ट नहीं किया जा सकता, सिस्टम सिर्फ किसी इमरजेंसी ब्रीच होने पर ऑटोमेटिकली इजेक्ट करता है, इसलिए इजेक्शन सिस्टम को मैन्युअली ओवरराइड करना होगा, जो कि इंपेलर सेक्शन में मौजूद है, जो 9000 डिग्री सेल्सियस पर जलते हुए कोर की गर्मी से भभक रहा है और उनका सूट सिर्फ आधे तापमान को ही हैंडल कर सकता है। वहीं आखिरी बार नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के बाद अब उनके पास इंपेलर को फिर से कूल करने के लिए इनफ नाइट्रोजन नहीं बचा है। कोई और रास्ता न होने पर ब्राज हिम्मत दिखाते हुए मिशन के लिए अपनी जान देने का फैसला करता है। भारी दिल से गुड बाय कहते हुए ब्राज तपते हुए इंपेलर में एंटर करता है। गर्मी इतनी इंटेंस होती है कि उसके औजार भी कुछ ही सेकंड्स में पिघलने लगते हैं, उसके जूते भी धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ डेस्टिनी फायर होने ही वाला होता है और फिंच अपनी पूरी ताकत लगाकर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। आखिरकार डेस्टिनी फायर होने ही वाली होती है कि फिंच कंट्रोल सिस्टम को हैक करके उनकी पूरी पावर सप्लाई को कहीं और डाइवर्ट करने में सफल हो जाता है। यहाँ ब्राज कैसे भी करके गर्मी से बचते हुए सिस्टम को ओवरराइड करने में सफल हो जाता है, पर अंत में वह भयंकर गर्मी में शहीद हो जाता है। उनके पास मातम मनाने का समय नहीं होता, इसलिए वे तुरंत न्यूक्लियर वॉरहेड्स को पार्ट्स में हर कंपार्टमेंट में माउंट करके इजेक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब आखिरी 2 कंपार्टमेंट्स बचते हैं, जॉर्ज को एहसास होता है कि उनके पास अब भी पर्याप्त एक्सप्लोसिव्स नहीं हैं। रिपल इफेक्ट ट्रिगर करने से पहले जब दोनों कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, वर्जिल को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है, जो एक भारी फ्लोर के कारण होता है। इस झटके से जिम्स की न्यूक्लियर वॉरहेड्स के नीचे दब जाता है और उनका बैग के साथ कनेक्शन भी टूट जाता है। अब बैग किसी भी समय कंपार्टमेंट इजेक्ट करने वाली होती है और उनके पास इसे रोकने का समय नहीं होता। जिम्स की मानवता के लिए खुद को बचाने की विनती करता है और जोश के पास भी कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। मरते मरते भी जिम्स की एक बेहतरीन प्लान साझा करता है, जिसमें वह बताता है कि वे आखिरी विस्फोट की ताकत बढ़ाने के लिए वर्जिल के फ्यूल रॉड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी होता है कि वर्जिल अपनी पावर सप्लाई खो देगा। जोश को वैसा ही करना पड़ता है और सही समय पर जलते हुए न्यूक्लियर फ्यूल रॉड को वॉरहेड के बगल में रखकर कंपार्टमेंट को इजेक्ट कर देता है। अब दोनों के पास लौटने के लिए कोई पावर सप्लाई नहीं होती और वे सिर्फ अपने अंत का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जोश को एक और शानदार विचार आता है कि वर्जिल का कवच यूनोप्टेनियम से बना है, जो ऊर्जा, गर्मी और प्रेशर से शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए वह वर्जिल के कवच को सोलर पैनल की तरह फिर से कॉन्फ़िगर करता है, जिससे शिप को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। जैसे ही सारे न्यूक्लियर विस्फोट एक एक करके पैटर्न में होते हैं, उनके विशाल विस्फोट से वर्जिल को सुपर बूस्ट मिलता है। सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि शक्तिशाली रिपल इफेक्ट के कारण धरती का कोर फिर से घूमने लगता है, जिससे ओजोन लेयर और अन्य जगहों पर सुधार शुरू हो जाता है। जोश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, क्योंकि कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम को कई वेल्स गाते हुए और एक जगह मंडराते नजर आते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जोश ने बैकअप पावर का इस्तेमाल करके सोनार का उपयोग किया, जिससे पिछली बार की तरह फिर से वेल्स शिप के आसपास गाने लगे और रेस्क्यू टीम को समझ आ गया कि शिप कहां स्थित है। इस तरह दोनों को बचा लिया जाता है। अब मूवी के आखिर में फिंच वो ही टॉप सीक्रेट वीडियो लेकर किसी अनजान कैफे को हैक करता है और प्रोजेक्ट डेस्टिनी का खुलासा कर देता है, जिससे यूएस मिलिट्री पर उंगलियां उठने लगती हैं। अंत में उन्हें प्रोजेक्ट डेस्टिनी बंद करना पड़ता है। फिंच उन सभी गुप्त नायकों के बारे में भी दुनिया को बताता है, ताकि उनके धरती के लिए दिए गए बलिदान व्यर्थ न जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।